हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सैयद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एचआरएम का मॉड्यूल डी करेंगे। इसमें चैप्टर नंबर 15 है इंडस्ट्रियल रिलेशन, उसका पार्ट ए है। चैप्टर नंबर 16 जो है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन का पार्ट बी है। तो यहाँ हम पार्ट ए डिस्कस करने वाले हैं, उसका पार्ट 1 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बात इंडस्ट्रियल रिलेशन की हो रही है, यहाँ पर हम पहले देखेंगे पर्सनल फंक्शन ऑफ एचआरएम और फिर उसके बाद में पर्सनल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या हैं उसकी बात करेंगे। फिर आगे बढ़ करके इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को भी डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, ठीक है, क्या है, जैसे हम लोग जॉब करते हैं, ठीक है, तो कहते हैं ना हमारी गवर्नमेंट जॉब है तो हमें नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है, प्राइवेट में नौकरी में निकाला जा सकता है। तो क्यों? कोई न कोई ऐसा एक्ट है जो आपको बचाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप स्ट्राइक पर जाते हैं, हड़ताल पर चले जाते हैं, तो हड़ताल के लिए अलाउ किया गया होगा तभी जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में हड़ताल पर जाने के जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप हड़ताल पर नहीं जाते, आप नौकरी से चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के लिए कोई ना कोई एक्ट है, कोई ना कोई लॉ है, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है, उसी के बारे में ही हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर देखें, विथ इंक्रीजिंग साइज ऑफ कंपनीज द टॉप डाउन कम्युनिकेशन मॉडल हैज बीन रिप्लेस्ड बाई बॉटम टॉप क्रॉस लेवल कम्युनिकेशन, देयर बाई इनकरेजिंग पीपल टू वॉइस देयर ओपिनियन एंड फीलिंग। तो मतलब ये कह रहे हैं कि कंपनियों का साइज जैसे जैसे बढ़ा है वैसे वैसे जो टॉप से डाउन यानी कि बॉस जो है अपने जूनियर को जो आदेश दिया करता था वो कम्युनिकेशन हट गया। अब नीचे से ऊपर की तरफ जो है बातें जाती हैं, क्रॉस कम्युनिकेशन होता है, एक व्यक्ति दूसरे है ना क्रॉस कम्युनिकेशन करता है। इससे क्या हुआ कि लोग जो है अपनी बात को, अपनी फीलिंग को, अपनी ओपिनियन को रख सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, बॉस इज ऑलवेज राइट चलता था, लेकिन अब हम अपनी बात रख पाते हैं, अपना पक्ष भी हमें रखने का अधिकार दिया गया है। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल प्लेज अ वाइटल रोल इन अकम्पलिशमेंट ऑफ बिजनेस गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर बिजनेस का गोल अचीव करना चाहता है कोई ऑर्गेनाइजेशन तो वहाँ पर पर्सनल का मैनेजमेंट अच्छे तरीके से, यानी लोगों का मैनेजमेंट अच्छे तरीके से किया जाना आवश्यक होता है। मैनी ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स स्टिल कंटिन्यू टू हैव रेमिनेंट ऑफ ट्रेडिशनल पर्सनल मैनेजमेंट विथ यूनियंस एंड एक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन सिनारियो। बोल रहे हैं कि बहुत सारी पुरानी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें हमारे बैंक भी शामिल हैं, वहाँ पर अभी भी पुरानी जो ट्रेडिशनल पर्सनल मैनेजमेंट यानी कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने का जो पुरानी टेक्निक आ रही थी वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, और साथ साथ में इंडस्ट्रियल रिलेशन को भी यूनियन वगैरह के थ्रू मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है। इस चैप्टर में हम यूनियन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। अब ट्रेडिशनल अप्रोच अभी भी चली आ रही है, मतलब कहने का यूनियन अपना रोल अदा कर रही है और उसका इंडस्ट्रियल रिलेशन पुराने वाला चला हुआ है। इसका सबूत जो है यहाँ पर है, द फैक्ट क्लियरली टेस्टिफाइड थ्रू द सक्सेसिव बाइलेटरल सेटलमेंट व्हिच आर बीइंग इनेक्टेड बाई एंड बिटवीन द आईबीए। मतलब हमारी जो सैलरी होती है बाइपार्टेट सेटलमेंट होता है फ्रेंड्स, वो आईबीए और यूएफवीयू है ना, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रेड यूनियन, जो हमारे ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, दैट इज यूएफवीयू, ऑन पीरियोडिकल वेज रिवीजन विथ हैप्टी इंक्रीज। इनके हिसाब से एक अच्छा खासा इंक्रीज आपको मिलता है। लेटेस्ट बाइपार्टेट सेटलमेंट इन्होंने जो दिया हुआ है बुक में 11/11/2020 को हुआ था और ये इफेक्टिव था 1 नवंबर 2017 से। लेकिन अभी एक और हो चुका है, मे बी कि आपके इस एग्जाम में ना पूछा जाए, क्योंकि ये अगर जून का एग्जाम होगा तो आपको दिसंबर 2023 तक की गाइडलाइन पूछी जाएंगी, तो वहाँ यही काम आएगा। लेकिन लेटेस्ट हो चुका है, तो लेटेस्ट हुआ था 8 मार्च 2024 को और वो इफेक्टिव है आपका 1 नवंबर 2022 से। 1 नवंबर 2022 से इफेक्टिव है। इसे ये हमारा जो अभी हुआ है ये 12th बाइपार्टेट सेटलमेंट हुआ है हमारा। कौन सा? 12वां बाइपार्टेट सेटलमेंट हमारा हुआ है, ठीक है। तो मतलब हमारा यहाँ जो उद्देश्य है वो ये कहने का है कि हमारा अभी पर्सनल मैनेजमेंट ट्रेडिशनल तरीके से चला हुआ। उस बात का सबूत इन्होंने दिया कि भाई देखो अभी भी यूनियन और आईबीए के बाद में बीच में एक क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल रिलेशन का यही मतलब है, एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश हुई है जिसकी सहायता से हम अपना बाइपार्टेट सेटलमेंट करवाते हैं, वेज रिवीजन वगैरह करवाते हैं, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब जो पीछे से प्रभावी है, यानी 1/11/2017 से सैलरी बढ़ी थी, भले ही ये सेटलमेंट 2020 में हुआ था। इसी तरीके से भले ही सेटलमेंट हमारा 8 मार्च 2024 को हुआ हो, लेकिन ये इफेक्टिव है पीछे से, मतलब 1/11/2022 से सैलरी बढ़ेगी। ये इस तरीके से इफेक्टिव है, मतलब हुआ 24 में सेटलमेंट लेकिन सैलरी बढ़ करके मिलेगी आपको 2022 से, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया। अब पर्सनल फंक्शन की थोड़ा सा बात करते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट इज मैनेजरियल फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द line function or operating functions such as recruitment, development, compensation, integration, utilization and maintenance of people so that their individual objective as well as
ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर अचीव्ड। पर्सनल मैनेजमेंट का मतलब होता है भैया हम सब कुछ शामिल कर लेते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट में हम जितने भी आपके लाइन फंक्शंस हैं या ऑपरेटिव फंक्शन हैं, जैसे कौन कौन से, रिक्रूटमेंट हो गया, इंटीग्रेशन, कंपनसेशन, यूटिलाइजेशन, नॉलेज मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, सैलरी, परफॉर्मेंस अप्रेजल, सब कुछ इसमें हम पर्सनल मैनेजमेंट यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम सारी चीज़ों को देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि पर्सनल मैनेजमेंट विच हैज़ इवॉल्व इनटू एचआरएम, मतलब पहले जो पर्सनल मैनेजमेंट हुआ करता था वो बाद में इवॉल्व होकर के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बदला। उसके 3 मेजर जो है स्पेयर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, 3 तरीके की एक्टिविटीज़ यहाँ पर मेजरली होती हैं, स्ट्रेटजिक एक्टिविटी, प्रोफेशनल एक्टिविटी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़। यहाँ पर 3 तरीके की एक्टिविटीज़ पर्सनल मैनेजमेंट एचआरएम में बदला। 3 तरीके की 3 कैटेगरी की एक्टिविटीज़ यहाँ होती हैं, स्ट्रेटजिक, प्रोफेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव। These again get bifurcated into welfare aspect, personal aspect, relationship aspect। 3 तरीके के एस्पेक्ट यहाँ पर निकल करके आते हैं। वेलफेयर एस्पेक्ट जिसमें आपके सेफ्टी, आपकी हेल्थ, जो इन्वायरमेंट है, जो एम्यूनिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, फैसिलिटी है, उसकी बात करता है वेलफेयर आपका। पर्सनल एस्पेक्ट में आपके रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, सैलरी, इंसेंटिव, इन सब चीज़ों की बात होती है। रिलेशनशिप एस्पेक्ट में आपके एम्प्लॉय रिलेशन, सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, निगोशिएशन विद द यूनियन, मतलब रिलेशनशिप एस्पेक्ट में ही हमारा ये चीज़ आती है। जो झगड़े लड़ाई अगर हो गए मान लो हमारी, तो वो कैसे मैनेज होगी, तो एम्प्लॉय रिलेशन आ गया, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको यूनियन के साथ निगोशिएशन, ये सारी चीज़ें आपका रिलेशन वाले एस्पेक्ट में आ जाती हैं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ एचआर मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उनको डिटेल में हम नीचे डिस्कस कर रहे हैं। फंक्शंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, पहला स्ट्रेटजिक फंक्शन हम डिस्कस करेंगे, फिर दूसरा कौन सा डिस्कस करेंगे, प्रोफेशनल फंक्शन, और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ बताया भी था स्ट्रेटजिक फंक्शन, प्रोफेशनल एक्टिविटी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी, तो तीनों के बारे में हमें यहाँ बात करनी है। ज़्यादा डिटेल में नहीं चर्चा करनी, बस ये जान लेंगे कि किसमें क्या होता है। ओके, तो स्ट्रेटजिक फंक्शन में ऑर्गेनाइजेशन का मिशन और विजन आता है, स्ट्रेटजी का फॉर्मुलेशन यानी स्ट्रेटजी बनाना आता है, कंपेटेंसी आइडेंटिफिकेशन, क्या नॉलेज की कमी है उसको कैसे पूरा किया जाए उसके बारे में भी काम होता है, की कंपेटेंसी रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग कंपेटेंसी मैपिंग इंडस्ट्री, कंपटीटर एनालिसिस, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं स्ट्रेटजिक फंक्शन में। प्रोफेशनल में क्या आता है, आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वगैरह। ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रिव्यू मैकेनिज्म, की रिजल्ट एरिया, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड की डिलीवरेबल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। एम्प्लॉई का मोरल और सुपीरियर परफॉर्मेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी प्रोफेशनल फंक्शन में आ जाती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, आपकी नौकरी सिलेक्शन है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल इवैल्यूएशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपनसेशन, रिवार्ड रिकॉग्निशन, एम्प्लॉय रिटेंशन, कैरियर एंड सक्सेस प्लानिंग, ये सारी चीज़ें आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में आ जाती हैं। तो हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन से पहले इन्होंने बताया कि हम क्या क्या चीज़ें एचआरएम में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा फ्रेंड्स कि जो है कंपनियों का साइज जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे टॉप डाउन अप्रोच कम्युनिकेशन की जगह बॉटम से टॉप की अप्रोच शुरू हुई। क्रॉस लेवल कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से डिस्कस करे, जिससे लोग अपनी भावनाओं को, अपनी ओपिनियन को शेयर कर सके। अगर आपको पर्सनल मैनेजमेंट इफेक्टिवली करना है तो उसके लिए मतलब अगर आप अच्छे से पर्सनल मैनेजमेंट करते हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। बहुत सारी पुरानी इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल जो पहले से चली आ रही परंपरागत इंडस्ट्रीज़ हैं, बैंक हैं, वहाँ पर ट्रेडिशनल पर्सनल मैनेजमेंट यूनियन के साथ और इंडस्ट्रियल रिलेशंस के साथ अभी भी एग्जिस्ट करता है। उस बात को सबूत के तौर पर उन्होंने दिया कि अभी भी हमारा जो बाइपार्टेट सेटलमेंट होता है आईबीए और ईएफबीयू के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और उसी के तहत हमारी सैलरी डिसाइड होती है। लास्ट वाला 11वां जो सेटलमेंट हुआ था वो 11/11/2020 को हुआ था, 11/11/2020 में हुआ था और वो इफेक्टिव था 1 नवंबर 2017 से। अभी मैंने बताया कि अभी 12th भी हो चुका है, जो 8 मार्च 2024 को हुआ था। 8 मार्च 2024 को सिग्नेचर हुए थे हमारे बाइपार्टेट सेटलमेंट पर, और इफेक्टिव कब से है, ये जो है 1/11/2017 है, तो वो 1 नवंबर 2022 है, 5 साल बाद, इससे है ना, 5 साल बाद वो इफेक्टिव हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने देखा पर्सनल फंक्शन में सब कुछ आ जाता है। एचआरएम की जितनी एक्टिविटीज होती हैं फ्रेंड्स वो सब कुछ मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, आपका कंपनसेशन, डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, ठीक है, रिक्रूटमेंट, सब कुछ इसमें आ जाता है। फिर इन्होंने देखा पर्सनल मैनेजमेंट एक्टिविटी को 3 कैटेगरी में, 3 स्फेयर ऑफ एक्टिविटीज में बांटा गया है, स्ट्रेटजिक, प्रोफेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव में। ठीक है,
इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर इन्होंने कहा कि ये अगेन वाइफरकेट होते हैं, वेलफेयर एस्पेक्ट होता है, पर्सनल एस्पेक्ट होता है और रिलेशनशिप एस्पेक्ट होता है। वेलफेयर में आपके भले की बातें सोची जाती हैं, आपकी हेल्थ, जो आपको जैसे ऑफिस में एसी लगा हो, व्यवस्था सही होनी चाहिए, हाइजीनिक एनवायरनमेंट हो जाए, सब वेलफेयर आपका है। आपको जो होली दिवाली पर कंपनसेशन दिया जाता है वो भी वेलफेयर में ही आ जाता है। आपके पर्सनल एस्पेक्ट में आपका रिक्रूटमेंट, आपको ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट देना, इंसेंटिव देना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। रिलेशनशिप एस्पेक्ट में आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात होती है, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया किसी के साथ में तो उसको कैसे निपटना है, यूनियन के साथ कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप एस्पेक्ट में आती हैं। एचआर के मेजर फंक्शन में हमने देखा था पर्सनल मैनेजमेंट में, चाहे एचआर मैनेजमेंट कहिए चाहे पर्सनल मैनेजमेंट, पहले पर्सनल मैनेजमेंट होता था, बाद में ही इवॉल्व होकर के एचआरएम कहलाया है। तो इसमें स्ट्रेटेजिक फंक्शन में ऑर्गेनाइजेशन का मिशन और विजन आ जाता है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, स्ट्रेटजी का बनाना, ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफिकेशन कि हमारे पास क्या नॉलेज की कमी है। प्रोफेशनल फंक्शन में हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए KRA KPI है ना, ये सारी बातें डिस्कस करी हुई हैं। एम्प्लॉय मोरल और सुपीरियर परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ आती है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में आपका रिक्रूटमेंट एंड सेटलमेंट सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, परफॉर्मेंस एंड इवेल्युएशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपनसेशन, रिवार्ड रिकग्निशन, एम्प्लॉय रिटेंशन, कैरियर सक्सेशन प्लानिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब हम यहाँ पर जो पर्सनल फंक्शन है उसका लीगल एस्पेक्ट हम देखेंगे, यहीं से आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन की असली बात शुरू होती है। ठीक है, पर्सनल मैनेजमेंट के लिए लीगल एस्पेक्ट क्या है। ठीक है, द नीड फॉर रेगुलेटिंग द वर्किंग आवर, द फैसिलिटीज बीइंग प्रोवाइडेड एंड इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ द वर्कफोर्स एम्प्लॉयड हैज बीन सब्जेक्ट फॉर एक्टिविस्ट राइट फ्रॉम द टाइम लेबर स्टार्ट। मतलब जब से वर्किंग मतलब लेबर का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है कि हम मजदूर रखते हैं, जब से तब से ही जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने ध्यान दिया हुआ है कि कितने घंटे आप किसी से काम करवाएंगे, ये रेगुलेटेड होना चाहिए। जैसे आपको 10 to 5 का कॉन्सेप्ट दिया गया है, बैंक में 10 से 5 का कॉन्सेप्ट दिया है, ये किसी न किसी एक्ट की वजह से है, आपको बचाया गया। नहीं तो आपका एम्प्लॉयर आपसे 24 घंटे काम करवा ही रहा है, मौके पर 12 से 14 घंटे तक काम कर ही रहे हैं आप, ओके, पर एक्ट फिर भी आपको बचाता है। तो वर्किंग आवर कितना होना चाहिए, कौन कौन सी फैसिलिटी दी जाएगी, जैसे अब अगर ब्रांच है तो बाथरूम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें एक्ट के तहत डिसाइडेड हैं। सेफ्टी आपकी इंश्योर की जाए, वर्कफोर्स जो भी एम्प्लॉयड है उसकी सेफ्टी इंश्योर करना, ये जो है जब से लेबर का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है तब से एक्टिविस्ट इसके पीछे लगे हुए हैं कि नहीं हमारी मांगे पूरी करो, ज़्यादा घंटे काम नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ों पर काम चला हुआ है। इंडिया हैज़ सीन अ मेजर शिफ्ट टुवर्ड वेलफेयर ओरिएंटेड लेबर लेजिस्लेशन राइट फ्रॉम आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस जब से मतलब हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है तब से ही मतलब एक्ट ऐसे बनाए जा रहे हैं जो लेबर हैं उनके वेलफेयर के ओरिएंटेड बनाए जा रहे हैं। जो भी लॉ लाया गया, जो भी लेजिस्लेशन लाया गया, कानून लाया गया, उसमें कोशिश ये की गई जो हमारा वर्कर है, जो हमारा लेबर है, उसका वेलफेयर देखा जाए, उसको फायदा पहुंचाया जाए। ओके, द इंपॉर्टेंट लेबर लॉ इन इंडिया विच अप्लाई टू ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग ग्रुप। अब जो भी इंपॉर्टेंट लॉ हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लागू होते हैं उनको क्लासीफाई किया गया है सर्टेन ग्रुप में। पहला है लेजिस्लेशन ऑन वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन कैसी होनी चाहिए उसके लिए लॉ लाया गया है। लेजिस्लेशन ऑन वेजेस, सैलरी कितनी होनी चाहिए उसके लिए लॉ लाया गया है। लेजिस्लेशन ऑन सोशल सिक्योरिटी, आपकी सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा भी दी जानी चाहिए, जैसे आपका मैटरनिटी लीव वगैरह इसी में आ जाती है, इसके भी बारे में बात होता है। लेजिस्लेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, आपकी नौकरी और आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड लॉ भी यहाँ पर लाए गए हैं। लेजिस्लेशन ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, अब यहाँ पर जाकर के आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड भी कानून लाया गया है। तो कुल मिलाकर के इतनी कैटेगरी में फ्रेंड्स जो है इनको बांटा गया है। क्लियर हो जाती है बात। तो ये सारे लेबर लॉ हैं, हम बस इनके बारे में डिटेल में हमें पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है डिटेल में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे हम वेजेस वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, जो हैं। अभी के लिए बस ये समझ लीजिए कि क्या क्या लॉ अवेलेबल हैं जो हमें बचाते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। वर्किंग कंडीशन कैसी होनी चाहिए फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, किसी एजेंसी में, वो उसके लिए फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो कि डिफरेंट राज्य सरकारों द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है। शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट भी है, लेकिन ये राज्य सरकारें खुद लाती हैं, ये कहने का मतलब है, ये केंद्र सरकार का है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइन, जो माइन में मजदूर काम करते हैं हमारे, ठीक है, खुदाई करते रहते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि झारखंड में कोयले की खुदाई के समय जो खदान है वो बैठ गई, क्यों? क्योंकि जो रूल है माइन एक्ट का वो फॉलो नहीं किया गया। रूल ये है कि अगर आप कोयले की खुदाई कर रहे हैं तो जितना आप कोयला नीचे से निकालते हैं उतना ही उसमें मिट्टी भर करके उसको मैनेज किया जाता है ताकि ऊपर से दबे ना। होता क्या है, ठेकेदार क्या करते हैं चालाकी के लिए,
है ना। जैसे मान लो ये सरफेस है तो नीचे नीचे खुदाई करते चले जाते हैं, ऊपर वैसे ही धरती वो अटकी रहती है, जब भी वहाँ दबाव पड़ता है वो नीचे बैठ जाती है ना। इस चीज़ के लिए गाइडलाइन है, देयर इज ए रूल, माइंस एक्ट वगैरह अवेलेबल है, फॉलो नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर के हमारे मजदूरों की सुरक्षा के लिए, जो खदान के मजदूर उनकी सुरक्षा के लिए, है ना, जरूरी था, इसीलिए ये एक्ट लाया गया। कॉन्ट्रैक्ट पर लेबर कैसे रख सकते हैं, उसके लिए क्या गाइडलाइन होनी चाहिए। रेगुलेशन एंड एवोल्यूशन एक्ट 1970 लाया गया कि कॉन्ट्रैक्ट पर लेबर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, क्या अगर रखते हैं तो क्या व्यवस्था देनी पड़ेगी, उसके लिए एक्ट लाया गया। शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जो भी आप दुकानें खोलते हैं, जो आप छोटा मोटा वेंचर अगर करते हैं तो उसके लिए भी एक्ट लाया गया है, ठीक है। फिर आता है लेजिस्लेशन ऑन वेजेज, आपको कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए उसके लिए भी कहानी बनाई गई है। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट लाया गया 1936 1936, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976। तो अब इसमें क्या है कि देखो हम ऐसे बता रहे हैं, लेकिन मे बी कि एग्जाम में ऐसा पूछ ले कि वेजेज को लीगलाइज करने के लिए सबसे पहला कौन सा लेजिस्लेशन लाया गया था, पहला एक्ट जिसने वेजेज को लीगलाइज किया था, तो ध्यान रखिएगा पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, सबसे पहले 1936 का पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट लाया गया था, जिसकी सहायता से आपकी मजदूरी को लीगलाइज किया गया था, कानून के दायरे में लाया गया था कि भाई इससे कम सैलरी नहीं दे सकते। जैसे पहले था कि कोई 200 रुपए भी दे रहा है तो आपको काम करना है, बट अगर गवर्नमेंट गाइडलाइन ला दे कि नहीं भाई मिनिमम 500 रुपए देने ही पड़ेंगे, जैसे मनरेगा के लिए आता ही रहता है कि मनरेगा में अब पर डे की जो सैलरी होगी वो 192 रुपीज होगी, बाद में गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं अब हम 400 रुपीज पर डे देंगे मिनिमम। तो अगर ये गाइडलाइन आ चुकी है तो इसको वायलेट नहीं किया जा सकता है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो भले ही मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ लेकिन क्वेश्चन घुमाते हैं फ्रेंड्स, ओके। तो वे पूछ लेते हैं कि पहला लेजिस्लेशन जिसने वेजेस को अथराइज किया या वेजेस को लीगलाइज किया, तो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। फिर मिनिमम वेजेज एक्ट आया है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट आया है, इक्वल रेन्यूमरेशन यानी बराबर सैलरी बराबर मेहनताना मिलेगा, इसका भी एक्ट 1976 में लाया गया, महिला और पुरुषों को बराबर सैलरी दी जाए उसके लिए, ठीक है। फिर आती है फ्रेंड्स जो है लीगलाइजेशन ऑन लेजिस्लेशन ऑन सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा की बात हो रही है, तो आपका ग्रेजुएटी की पेमेंट का एक्ट 1972, मैटरनिटी, आपका मैटरनिटी जो हमें महिलाएं जो वर्किंग होती हैं जब वो प्रेगनेंसी में होती हैं तो उनको 6 महीने की छुट्टी दी जाती है, वो इसी 1961 के पहले वो व्यवस्था नहीं थी। आप यूँ समझ लीजिए कि 1961 से पहले अगर आप वर्किंग हैं तो आपको छुट्टी नहीं मिलती थी, ठीक है। अब अगर सरकार और आगे बढ़े और 1 ईयर की छुट्टी दे दे तो और अच्छा रहेगा, हो सकता है 2 साल की दे दे, बच्चे छोटे रहते हैं उनको पालने पोसने के लिए समय चाहिए, काइंड ऑफ दैट। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपको एक वेलफेयर दिया जा रहा है, आपकी एक सोशल सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करने का प्रयास किया जा रहा है, ओके। तो एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन 1952, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972, इतने सारे एक्ट आए हैं सोशल सिक्योरिटी के लिए। देखिए प्रोविडेंट फंड का जो कॉन्सेप्ट अपना पीएफ कटता है ना, जो हम लोग पीएफ है ना, अब तो एनपीएस हो गया, नहीं पीएफ कटता था तो वो इस एक्ट के तहत होता था। जो आपका मेडिकल इंश्योरेंस करवाया जाता है ना, जब आप बैंक में 4 लाख रुपए तक का मेडिकल इंश्योरेंस आप और आपके परिवार का करवाया जाता है, वो यही एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 आने के बाद ही हुआ है कि भाई जितने भी वर्कर हैं तुम्हारे पास में उनका इंश्योरेंस करवा के रखो ताकि उनको तकलीफ ना हो। इसका बर्डन एम्प्लॉयर के ऊपर पड़ता है, बैंक के ऊपर पड़ता है, लेकिन बैंक को वेयर करना ही पड़ेगा क्योंकि देयर इज एक्ट, ओके। फिर आता है लेजिस्लेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग के लिए भी लेजिस्लेशन लाया गया। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपलसरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी 1959, मतलब कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्टेब्लिश किए जाएंगे। जैसे नहीं बोलते हैं कि बेरोजगार लोग जो हैं वो जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाएं अपना, जब भी कोई वैकेंसी आएगी उनको नोटिफाई किया जाएगा। तो वही है कि कंपलसरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी, जो भी वैकेंसियां निकलेंगी उनको कंपलसरी पेपरों में छापना पड़ेगा। लोग क्या करते थे, चाचा दादा और मामा के लड़कों को अपने सेटल करवा लिया करते थे ना, बोले कि जो है साहब जीएम है, जीएम के बुआ का लड़का है, वो तुरंत ही नौकरी पा गया। पहले देयर वाज ए टाइम, क्योंकि वैकेंसी पेपर में पब्लिश ही नहीं हो रही, जनता को पता ही नहीं चलनी है, इंटरनली रिक्रूटमेंट हो गया, किसी को खबर ही नहीं। तो उसी चीज के लिए ये एक्ट लेकर आएगा भाई कि जो भी नोटिफिकेशन है तुम्हारी नौकरी का, उसको तुम्हें कंपलसरी 2 न्यूज़पेपरों में छापना पड़ेगा, वेबसाइट पर डालना पड़ेगा, जो भी व्यवस्था की गई, ठीक है। द अप्रेंटिस एक्ट 1961 लेकर आया गया। अप्रेंटिस जो भी अप्रेंटिस आपके यहाँ बनेगा बंदा, गुरु चेला वाला कहानी होती है, उसके लिए भी एक्ट लाया गया। फिर आया आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए भी लेजिस्लेशन लेकर आया गया। इसमें ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट
स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, ये 3 एक्ट जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए लाया गया। मतलब जो हमारे यहाँ यूनियन है, यूएफवीयू की हमने बात की है ना, जो भी हमारी यूनियन है वो ये इसी एक्ट के तहत इस्टेब्लिश की जाती हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत ही जो हमारी यूनियन होती है, नहीं आप झंडे दिखाते हैं, मार्च निकालते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, किसी न किसी यूनियन से जुड़े हुए हैं, वो यूनियन इसी एक्ट के तहत इस्टेब्लिश की जाती है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन को लेजिस्लेशन लाने के लिए 3 एक्ट लाए गए, ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। और बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, इन तीनों एक्ट को आपस में मिला करके इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 बनाया है, कंसोलिडेटेड अमेंडेड रिलेटिंग टू द अबव 3 एक्ट। इन तीनों एक्ट को फ्रेंड्स एक में मर्ज कर दिया गया। यूं समझ लीजिए कि अब ये तीनों एक्ट अस्तित्व में नहीं है। हम पढ़ेंगे, वैसे इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अब अस्तित्व में नहीं है। इनकी जगह पर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 आ चुका है। ये दिसंबर 2023 का क्वेश्चन भी है, पूछा गया था कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में किन 3 एक्ट को मिला दिया गया है, किन 3 एक्ट को मर्ज कर दिया गया है, या किन 3 एक्ट को इन्होंने सब्स्यूम कर लिया है। तो वहाँ 4-5 विकल्प थे, पहला, दूसरा और तीसरा। इसके अलावा भी उन्होंने 2-3 और दे रखे थे जो हमने ऊपर डिस्कस किए, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट करके। तो ध्यान रखिएगा, इन 3 एक्टों को मर्ज करके एक इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 लाया गया है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 भी हम पढ़ेंगे, हम ये एक्ट भी पढ़ेंगे, ये एक्ट भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज इनएक्टमेंट, ये जितने भी एक्ट लाए गए, जितने भी हमारे लॉ, इतने सारे लॉ हमने पढ़े, मिनिमम वेजेस के लिए व्यवस्था की गई, मैटरनिटी के लिए व्यवस्था की गई, अप्रेंटिसशिप के लिए एक्ट लाया गया, वर्किंग कंडीशन के लिए लाया गया, बहुत सारे ट्रेड यूनियन के लिए एक्ट लाया गया। तो इनका उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द इंटरेस्ट एंड वेल बीइंग ऑफ द वर्किंग क्लास अगेंस्ट द पॉसिबल आर्बिट्री एक्शन ऑफ द एम्प्लॉयर। कोई भी एम्प्लॉयर कोई भी अपने मन चाहा एक्शन ना ले सके अपने एम्प्लॉई के प्रति, उसी चीज को बचाने और सेफ गार्ड करने के लिए ये एक्ट लाए गए थे, ताकि जो हमारा वर्कर है वो अच्छे से रहे, अच्छी जिंदगी जिए, उसका इंटरेस्ट बचाया जा सके। टू रेगुलेट एंड इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन को सुधारा जाना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो कुछ फैक्ट्रियों में अभी भी आप जाइए, टेम्परेचर क्या है, धूप है, गर्मी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपसे काम निकलवा रहे हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए, वर्किंग कंडीशन सुधारने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। टू इंश्योर टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेज एंड अवॉइड अनऑथराइज्ड डिडक्शन फ्रॉम द वेजेज, जो भी आपकी सैलरी है वो टाइमली पेमेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि सोचो सैलरी हर महीने ना आए, 7 महीने 8 महीने की अटकी हुई है फिर आएगी, तो वो भी गड़बड़ होगा। ठीक है, उसके बाद में वेजेस से जब भी मन किया तभी 200 रुपये काट लिए, किसी भी नाम पर बोल दिए कि जो है ये वेलफेयर का 200 रुपये कट गया, तो अनऑथराइज्ड डिडक्शन से भी बचाना है। बैंकों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप छोटी मोटी कंपनियों की बात करिए, वहाँ कर देते हैं, तो उनसे बचाने के लिए, हमारे लोगों को बचाने के लिए। ठीक है, ओके। टू प्रोवाइड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन विथ अ व्यू टू प्रोमोटिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग, एक्ट इसलिए भी लाए गए ताकि ट्रेड यूनियन को स्टेब्लिश किया जा सके, एक यूनियन बनाई जा सके एम्प्लॉइयों को, ताकि वो सब एक साथ मिलकर के कलेक्टिवली बार्गेन कर सके, निगोशिएट कर सके, किसके साथ? अपने एम्प्लॉयर के साथ, कि कितनी सैलरी रखनी है, कितना बढ़ावा देना है, वो सारी चीज़ों के लिए यूनियन का होना भी गवर्नमेंट ने माना कि जरूरी है। टू अरेंज फॉर सोशल सिक्योरिटी मेजर्स इन द इवेंट ऑफ सिकनेस, डिसेबलमेंट एंड डेथ ऑफ द वर्कर। उसके अलावा मान लो किसी वजह से एम्प्लॉय बीमार हो जाता है, या उसकी एक आधी हाथ पैर में चोट लग जाती है, डिसेबल हो जाता है, या डेथ हो जाती है, तो उसको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, कुछ सर्टेन अमाउंट उसको पे किया जाना चाहिए। तो इन सभी पर्पज से ही फ्रेंड्स जो है ये एक्ट लाए गए थे। लेबर लॉ एंड पर्सनल फंक्शन की अगर हम बात करें, मतलब हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एचआर मैनेज करेगा, मतलब एचआर डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा है लोगों को, और वहां पर लेबर लॉ कहता है, उसको भी क्या कहता है, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेबर लॉ लिस्टेड अबव, इट इज क्लियर दैट दे डायरेक्टली अफेक्ट मैनी ऑफ द पर्सनल फंक्शन। जो भी हमने यहाँ तक इतने सारे एक्ट पढ़े, ये सीधे सीधे पर्सनल फंक्शन को प्रभावित करते हैं। सैलरी कितनी होगी, वर्किंग कंडीशन कितना होना चाहिए, छुट्टी कितनी मिलनी चाहिए, ये सारी बातें क्या हैं? आपका कहीं ना कहीं पर्सनल फंक्शन की ही बात हो रही है। 10 फॉर रिक्रूटिंग, अब हमें क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी उसकी बात कर रहे हैं। फॉर रिक्रूटिंग द रिक्वायर्ड काइंड ऑफ पीपल, वन नीड टू फॉलो द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन वैकेंसीज एक्ट 1959। मतलब बोल रहा है कि अगर आप लोगों को रिक्रूट करना चाहते हैं, एचआर डिपार्टमेंट ये सोचता है कि मुझे लोगों को रिक्रूट करना है, तो उनको कौन सा एक्ट फॉलो करना पड़ेगा? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट 1959। यानी उन्हें ये कंपल्सरी हो गया इस एक्ट की वजह से कि अपनी वैकेंसी उनको पेपर में पब्लिश करनी पड़ेगी। ठीक है,
फॉर डिजाइनिंग एंड डिलीवरिंग द कंपनसेशन पैकेज फॉलो द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 एंड मिनिमम वेजेज एक्ट 1948। अब किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देनी है, उसको उस पैकेज को डिजाइन करने के लिए हम 13,000 सैलरी देंगे, हम 18,000 सैलरी देंगे, उसको जब आप डिसाइड कर रहे होंगे उस समय आपको पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 और मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 को ध्यान में रखना होगा। अगर मिनिमम वेजेज एक्ट बोलता है कि कम से कम सैलरी 20,000 होनी चाहिए, तो तुम्हें 20,000 से नीचे रखने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपको चीजें समझ में आ रही कि हो क्या रहा है। दीज लॉज आर एंकर पॉइंट टू आर गाइड पोस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये कहना है कि ये जो लॉ हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक गाइड का काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को समझाते हैं भाई कि क्या सही है क्या गलत है, तुम्हें क्या ध्यान रखने की जरूरत है। फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। मैंने आपको बताया था, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो है 2020 लाया है, जिसमें उन्होंने 3 एग्जिस्टिंग एक्ट को कंसोलिडेट कर दिया है, एक ही में मिला दिया है। कौन कौन से? ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एंड इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 फॉर केसेस ऑफ कंप्लायंस इनटू सिंगल डॉक्यूमेंट। यानी एक सिंगल डॉक्यूमेंट बना दिया गया। क्या? इसका नाम है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। तो ये बात, ये जो लाइन हम आपको पढ़ा रहे हैं कम से कम 4 बार आप पढ़ेंगे, हो सकता है इसी लेक्चर में 4 बार आप लोग पढ़ें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 आ चुका है, 3 एक्ट को इसने अपने में मिला लिया है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 को, ठीक है। लेबर हैज बीन प्लेस्ड इन कंकरेंट लिस्ट अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एज सच बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन एंड हैव फ्रेम्ड लेबर लेजिस्लेशन। ये बोल रहे हैं कि हमारे संविधान में आर्टिकल 246 के तहत जो लेबर है यानी मजदूर जो होता है उसको कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। कंकरेंट लिस्ट क्या होती है? एक होती है केंद्र सरकार की लिस्ट, एक होती है राज्य सरकार की लिस्ट। केंद्र सरकार की लिस्ट में केंद्र सरकार अपना कानून बना सकती है और राज्य सरकार की लिस्ट में राज्य सरकार अपना कानून बना सकती है। लेकिन कंकरेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को जो है कानून बनाने का अधिकार मिला हुआ होता है। बस ये है, क्लियर हो जाती बात। केंद्र सरकार लिस्ट में यानी सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, और कंकरेंट लिस्ट में आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बना सकती है आर्टिकल 246 के तहत, ठीक है। तो इसीलिए लेबर लेजिस्लेशन के लिए दोनों गवर्नमेंट ने, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट, दोनों ने अपने अपने लॉ बना रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पुलिस जो है मेरे ख्याल से राज्य का विषय है ना, पुलिस डिपार्टमेंट राज्य सरकार को पर्टेन करता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस होती है, पंजाब की पुलिस होती है, हरियाणा की पुलिस होती है। पुलिस डिपार्टमेंट नहीं होता, मेरी बात ध्यान दीजिएगा इस बात को, है ना। पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है, पूरे देश की पुलिस नहीं होती, पुलिस जो है राज्य की होती है, बराबर बात है। उसके लिए फिर और हमारे पास CISF वगैरह हैं, CRPF वगैरह हैं, वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स है, वो रिजर्व पुलिस है। देखिए ध्यान दीजिए, केंद्र सरकार की रिजर्व पुलिस फोर्स वो है, लेकिन पुलिस राज्य का विषय है। तो मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जो कानून बनाएगा वो केंद्र सरकार नहीं बनाएगी, वो वहाँ की राज्य सरकार बनाएगी, बराबर बात। तो मेरे ख्याल से ये बात भी मैंने आपको समझा दिया। मेरा जो कहने का मतलब है ये कि जो मजदूरों के लिए जो कानून बनाए जाते हैं भाई, उसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेम विषय पर केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं तो केंद्र वाला प्रभावी हो जाता है, ये भी गाइडलाइन है। लेकिन हमें यहाँ संविधान नहीं पढ़ना है, इसलिए हम संविधान नहीं पढ़ रहे हैं, तो बस इतना हल्का सा पढ़ करके हम निकल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लीगल एस्पेक्ट की बात की थी, तो लीगल एस्पेक्ट में आपको क्लियर हो गया होगा कि कितने वर्किंग आवर आपसे लिए जा सकते हैं, कौन कौन सी फैसिलिटी देनी जरूरी है, जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी, इन सब पर भी ध्यान रखना है। तो इन्हीं के लिए लॉ लेकर आया गया है, ठीक है। जैसे रात में मान लीजिए कोई कंपनी है, वो उसमें गर्ल्स रात में काम करती हैं, मान लेते हैं नाइट शिफ्ट उनकी होती है, तो अब उनकी सेफ्टी भी उस कंपनी की जिम्मेदारी हो जाती है। वो चाहे ट्रांसपोर्टेशन खुद अवेलेबल कराए चाहे जैसे भी, लेकिन उनकी सेफ्टी, क्योंकि अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी, उनकी जिम्मेदारी सरकार कंपनी के ऊपर नहीं देगी, तो रात के 2 बजे अगर लड़कियां निकलेंगी तो सेफ्टी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो ही जाएगी, ठीक है। इसीलिए सारे एक्ट लाए गए हैं। इंडिया में ये हुआ कि जैसे आज़ादी के तुरंत बाद से ही लेबर के लिए बेहतर से बेहतर कानून लाने की व्यवस्था की गई। इंपॉर्टेंट जो लॉ आए हुए हैं वर्कर्स के लिए, उनमें से हमने देखा था वर्किंग वर्किंग कंडीशन के लिए बहुत सारे आए। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 लाया गया, माइंस एक्ट 1952 लेकर आया गया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एवोल्यूशन एक्ट 1970 लेकर आया गया, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट भी लाए गए, लेकिन ये राज्य सरकारों द्वारा लाए गए हैं, केंद्र सरकार नहीं लाई है।
लेजिस्लेशन ऑन वेजेस के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, पहला एक्ट 1936 का आया हुआ था, ठीक है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। फिर आया सोशल सिक्योरिटी को लीगलाइजेशन करने के लिए क्या किया गया, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, प्रोविडेंट फंड के लिए 1952 में लाया गया, मैटरनिटी के लिए 1961 में व्यवस्था की गई, ग्रेजुटी की व्यवस्था 1972 में होती है आपकी, ठीक है। फिर एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग के लिए अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 लेकर आए, कंपलसरी एक्सचेंज यानी कि कंपलसरी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट 1959 लेकर आए, जिसमें यह कहा गया कि जो वैकेंसी आएगी उसको नोटिफाई करना जरूरी है, पेपरों में छापना जरूरी है। इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए 3 एक्ट आए, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, और बाद में इन तीनों एक्ट को आपस में मर्ज करके एक एक्ट बना दिया गया जिसे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 कहा गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारे इतने सारे एक्ट लाने का आपने देखा ही होगा, कम से कम जो है हमने 15 से ऊपर एक्ट देख लिए, 10-15 एक्ट देख लिए। तो उद्देश्य है जो भी हमारे एम्प्लॉई हैं उनकी सुरक्षा करना, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, उनकी सेफ्टी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने करने की कोशिश, उनकी वर्किंग कंडीशन को सुधारना, साथ ही साथ में उनको समय पर पेमेंट मिल जाए और उनकी पेमेंट को अननेसेसरी डिडक्ट ना किया जाए, इन सबको भी बचाना। यूनियन का फॉर्मेशन हो सके, यूनियन बन सके ताकि वो सब लोग मिल करके बार्गेन कर सकें, अपनी बात को मनवा सकें, ठीक है। उसके बाद में सोशल सिक्योरिटी की भी व्यवस्था की गई, यदि मान लीजिए किसी वजह से एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, किसी वजह से, है ना, बीमार हो जाता है, तो उसको बीमारी वगैरह के लिए भी कुछ कंपनसेशन, डेथ के केस में भी कंपनसेशन, इवन नौकरी की भी विकल्प होती है ना, मृतक आश्रित नौकरियां भी दी जाती हैं। लेबर लॉ और पर्सनल फंक्शन में हमने देखा कि जितने भी लॉ हमने देखे ये ज़्यादातर क्या करते हैं, पर्सनल फंक्शन को प्रभावित करते हैं, एचआरएम के फंक्शन को प्रभावित करते हैं। फिर हमने यहाँ देखा कि भाई अगर रिक्रूटमेंट करना है तो हमें कौन सा एक्ट ध्यान में रखना होगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपलसरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट 1959, यानी हमारे लिए अभी कंपलसरी है कि हम वैकेंसी को पेपर में इश्तिहार दें, प्रचार करें, छापें, ठीक है। उसके बाद में अगर आप कंपनसेशन पैकेज यानी सैलरी डिसाइड करना चाहते हैं तो उस समय आपको पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 को आपको दिमाग में रखकर ही चलना पड़ेगा। ये सारे के सारे जो लॉ हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक गाइड का काम करते हैं, उनको समझाते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 लाया है, उसमें क्या किया, 3 एक्ट को जो एग्जिस्टिंग एक्ट थे उनको आपस में मिला दिया, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, इन तीनों को आपस में मिला दिया गया। फिर हमने देखा कि जो लेबर है यानी मजदूरी जो होती है वो कंकरेंट लिस्ट का विषय है, यानी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो है कानून बना सकती हैं, ऐसा संविधान के आर्टिकल 246 के तहत होता है, ठीक है। तो केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार दोनों जो है लेबर के जीवन को मतलब जो है अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए कानून बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लेजिस्लेशन ऑन वर्किंग कंडीशंस की हम बात करेंगे। वर्किंग कंडीशन के लिए क्या क्या लेजिस्लेशन लाए गए हैं उस पर हमें डिस्कशन करना है। तो पहला द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970, इसकी बात करेंगे। फिर बॉम्बे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1948 की बात करेंगे, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की बात करनी है और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की बात करनी है। ये 4 एक्ट हम यहाँ पर वर्किंग कंडीशन के तहत पढ़ेंगे, जिसमें से एक हम आज कवर करेंगे इस पार्ट में, और ये बॉम्बे और ये तीनों हम नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 2 में आपको कवर करके देंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो ये एक ही कवर करेंगे, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट लेबर की अगर हम बात करें, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का रेगुलेशन एंड एवोल्यूशन एक्ट 1970 की बात हो रही है। तो जो हमारे लेबर हैं उनको हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रख सकते हैं, रेगुलर बेसिस पर रख सकते हैं। रेगुलर का मतलब जैसे आप बैंक में जॉब करते हैं तो आप रेगुलर बेसिस पर होंगे, आपकी नौकरी परमानेंट है, जब तक आप 60 साल के नहीं होंगे तब तक आप रिटायर नहीं होंगे, तब तक आपको कोई हटा नहीं सकता, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेबर वो होते हैं जिनको हम टेम्पोररी बेसिस पर कि एडहॉक बेसिस पर रख लिया, चलो आओ जो है 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें काम करो, उसके बाद छोड़ के चले जाओ, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहते हैं। तो उसके लिए जो कानून आया हुआ है उसी की बात करनी है। ऑब्जेक्टिव क्या है, द एक्ट प्रोवाइड फॉर एवोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड वेयर पॉसिबल रेगुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। जैसे वैसे तो एक्ट क्या करता है, एबोलिश करने की बात करता है कि खत्म कर दो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर हैं तो वहां पर रेगुलेट करने की जरूरत है। अगर मान लो कि नहीं हटा सकते हम, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रहना जरूरी है, तो वहां पर रेगुलेट जरूर करना चाहिए। अब फीचर्स एंड मेन प्रोविजन की अगर हम बात करें इस एक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 की, तो क्या क्या इनकी फीचर हैं, देखिए अब आपको यहाँ समझ में आएगा कि हाँ सरकार क्या क्या व्यवस्था करती है, कितनी कितनी गाइडलाइन लाती है। द एक्ट इज एप्लीकेबल टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट इन व्हिच 20 आर मोर वर्कमैन, वर्कमैन मतलब आपके लेबर, 20 या 20 से अधिक लेबर अगर है, आर एम्प्लॉयड और वर एम्प्लॉयड इन एनी डे ऑफ द
प्रीसीडिंग 12 मंथ एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर। अगर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट मतलब कंपनी हो गई, फर्म हो गई, दुकान हो गई, कुछ भी ले लीजिए, उसमें अगर 20 या 20 से अधिक वर्कर आपने रखे हुए हैं, कब पिछले 12 महीनों में कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तौर पर, तो उनके ऊपर ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 1970 लागू होता है। 20 है ना, 20 और मोर वर्कर होने चाहिए। हाउएवर एज पर द महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये 50 है। महाराष्ट्र सरकार ने, मैंने बताया नहीं कि ये राज्य और केंद्र दोनों कर सकते हैं, तो यहाँ राज्य सरकार ने इसको 50 कर दिया है कि भाई 50 जो है 50 और मोर अगर लोग हैं तो ये एक्ट लागू होगा। एवरी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर क्या होता है? जो मेन कंपनी है, मान लो कोई कंपनी है तो उसका जो कंपनी का हेड होगा उसे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हम कह देंगे, और एक कॉन्ट्रैक्टर होगा। देखो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो कंपनी है, मान लो टीसीएस कंपनी है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टीसीएस हो गया, और एक कॉन्ट्रैक्टर होगा जो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट वाले लेबर, मान लो 20 लेबर इनको प्रोवाइड करेगा, तो ये एक कॉन्ट्रैक्टर होता है। कौन? कॉन्ट्रैक्टर। ठीक। तो एवरी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट टू व्हिच द एक्ट अप्लाइज मस्ट गेट द एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट फॉर एम्प्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर, एंड एवरी कॉन्ट्रैक्टर मस्ट ऑब्टेन अ लाइसेंस अंडर एक्ट फॉर एग्जीक्यूटिंग वर्क थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेबर। देखो ये कह रहे हैं कि जितने भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं, जो भी कंपनी है जो चाहती है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखना है, तो उनको चाहिए कि वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं इस एक्ट के तहत। ठीक है, पहले से रजिस्ट्रेशन है, कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, लेकिन इस एक्ट के तहत अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा ताकि आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय कर सकें, नौकरी पर रख सकें। और हर एक कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा? जो हमें लेबर प्रोवाइड करते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर कहलाते हैं। तो उनको जरूरी है कि वो लाइसेंस ले, कॉन्ट्रैक्टर के पास लाइसेंस होना चाहिए और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को काम करवाने के लिए रख सके। क्लियर हो जाती बात? तो क्या होगा, जो कंपनी है जिसे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहेंगे, उसको चाहिए कि वो अपनी फर्म को रजिस्टर करवाए। कहाँ? कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तहत, इस एक्ट के तहत। और जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसका काम है लेबर अवेलेबल करवाना, वो क्या करेगा? लाइसेंस लेगा कि हाँ भाई मैं लाइसेंस्ड हूँ, मुझे लाइसेंस मिला हुआ है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर किसी कंपनी को अवेलेबल करवा सकता हूँ, तो उसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर who has not obtained the registration or whose registration is revoked under section 8 of the act is prohibited from employing any contract labor। तो अगर मान लो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है या जिसका रजिस्ट्रेशन किसी वजह से कैंसिल कर दिया गया है, रिवोक कर दिया गया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं रख सकता है। वो क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर को रख ही नहीं सकता है, उसे मना ही कर दी जाएगी। फिर आया द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में प्रोहिबिट एनी इस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम एम्प्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर कंसिडरिंग, मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार या राज्य सरकार अगर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखने से मना कर सकती है। किस आधार पर? वेदर द कंडीशन ऑफ वर्क आर बेनिफिट प्रोवाइडेड टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर आर सेटिस्फैक्ट्री, अगर जो वर्किंग कंडीशन है, जो बेनिफिट हमारे लेबर को मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को, वो सेटिस्फैक्ट्री है तो चलाओ, नहीं तो मना कर देंगे कि नहीं भाई तुम जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं रख सकते। वेदर द वर्क इज इंसिडेंटल टू आर नेसेसरी फॉर द बिजनेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, क्या जो काम है वो जरूरी है, वो नेसेसरी है, इंसिडेंटल नेचर का है इस्टेब्लिशमेंट के लिए। ठीक है, मतलब कहने का इनका ये है कि क्या हमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर से ही ये काम करवाना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं कि हम परमानेंट लेबर रख करके भी काम करवा सकते हैं। तो ऐसा अगर परमानेंट रख करके करवा सकते हो तो परमानेंट से करवाओ, तुम जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर मत रखो। वेदर द वर्क इज पेरेनियल नेचर आर ऑफ सफिशिएंट ड्यूरेशन, क्या काम ऐसा तो नहीं जो हमेशा चलना, पेरेनियल मतलब हमेशा चलने वाला, चिरस्थायी, जैसे नदियाँ पेरेनियल होती हैं, हमेशा बहती रहेंगी, तो उसी तरीके क्या काम ऐसा है जो हमेशा चलता रहेगा, या सफिशिएंट ड्यूरेशन अगले 5 बरस 10 बरस के लिए है? अगर ऐसा है तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेबर मत रखिए, परमानेंट लेबर आप रख लीजिए। वेदर इट इज ऑर्डिनरली डन थ्रू रेगुलर वर्कमैन, मतलब क्या ये काम ऑर्डिनरली जो है रेगुलर वर्कर के द्वारा किया जाता है या कॉन्ट्रैक्ट लेबर के द्वारा किया जाता है? अगर रेगुलर वर्कर द्वारा किया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट वाले मत रखिए, यही बताया गया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब ये एक्ट हमारा और क्या क्या व्यवस्था करता है? कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मेदारी दी गई है कि कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड करेगा क्या? अ कैंटीन इफ द एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉयज 100 और मोर वर्कर, अगर 100 या उससे अधिक के वर्कर हैं तो कैंटीन प्रोवाइड किया जाना नेसेसरी होता है। इसीलिए आप देखेंगे सर्कल ऑफिस और जोनल ऑफिस बैंकों के वहाँ कैंटीन होती है, आपकी ब्रांच में नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि आपकी ब्रांच में 5 और 10 एम्प्लॉय, वैसे ये तो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं पर समझ लीजिए थीम वही है, हम कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं करें अगर, तो भी सरकार की गाइडलाइन है कि अगर जो है लोग हैं
तो वहाँ पर कैंटीन होनी चाहिए। रेस्ट रूम, इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज रिक्वायर्ड टू हॉल्ट एट नाइट, अगर रात में कॉन्ट्रैक्ट लेबर को रुकने की व्यवस्था करते हो, मतलब तुम्हें नाइट शिफ्ट करवाते हो या रात में वहाँ रुकना है उसको, तो उसके लिए रेस्ट रूम व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये भी कहा गया है। सफिशियंट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड वॉशिंग फैसिलिटी, मतलब बाथरूम और पानी पीने की व्यवस्था की जानी चाहिए। कोई छोटी मोटी चोट लग जाए तो उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स भी अवेलेबल करवाना पड़ेगा। ये सारी जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की होती हैं। अब और अच्छे से समझ में आया होगा कि हाँ ये एक्ट क्यों लाए गए, समझ गए ना। तो अगर 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर आप कॉन्ट्रैक्ट पर रखते हैं तो आपको कैंटीन की व्यवस्था देनी पड़ेगी, रेस्ट रूम देना पड़ेगा अगर रात में हॉल्ट करना है, ड्रिंकिंग वाटर और जो है वॉशिंग फैसिलिटी अवेलेबल करवानी पड़ेगी, फर्स्ट एड बॉक्स देना पड़ेगा। ये सारी बातें कॉन्ट्रैक्टर के लिए लागू हैं। लेकिन इफ कॉन्ट्रैक्टर फेल टू प्रोवाइड दीज फैसिलिटी द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैज टू प्रोवाइड दीज एमिनिटीज, अगर मान लो कॉन्ट्रैक्टर ये व्यवस्थाएं नहीं दे पाता है तो जिस कंपनी में नौकरी मिली हुई है कॉन्ट्रैक्ट लेबर को वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। कौन देगा? उस कंपनी का प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ये व्यवस्था प्रोवाइड करेगा। द पेमेंट ऑफ वेजेस, जो पेमेंट ऑफ वेजेस है शैल बी मेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, जो आपको सैलरी मिलनी है कॉन्ट्रैक्ट लेबर को वो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा की जानी चाहिए पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के तहत, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टू पे द अनपेड वेजेस इफ कॉन्ट्रैक्टर फेल टू पे द सेम। अब अगर मान लो कॉन्ट्रैक्टर सैलरी नहीं देता है तो जितना पैसा बचा है या पूरा पैसा अगर बचा है तो वो जो है जिम्मेदारी किसकी होगी? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर यानी उस कंपनी की होगी जहां पर ये नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको पैसे देने पड़ेंगे भाई, ऐसे छुट्टी नहीं मिलने वाली है। फिर बाई नोटिफिकेशन ऑफ दिसंबर 6 1976, 6 दिसंबर 1976 को सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लेकर आती है जिसमें प्रोहिबिट कर दिया गया कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय करना बैंकों में, यानी बैंक में कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोहिबिटेड हैं। किस काम के लिए? झाड़ू पोछा के लिए, डस्टिंग के लिए और चौकीदारी के लिए। इन कामों के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर से मना किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 6 दिसंबर 1976 को, 6 दिसंबर 1976 को। कॉन्ट्रैक्ट लेबर बैंक में नहीं रखे जा सकते हैं, प्रोहिबिटेड हैं। किसके लिए? स्वीपिंग, डस्टिंग और वॉचिंग ऑफ द बिल्डिंग, यानी रखवाली देखभाल के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लेकिन बाद में हैज सिंस अलाउड आउटसोर्सिंग ऑफ बैंक इन नॉन कोर एक्टिविटीज व्हिच हैव बीन क्लियरली स्प्रेड आउट लाइक स्वीपिंग, डस्टिंग, वॉचिंग बिल्डिंग etc। तो क्या हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया कि आउटसोर्सिंग अलाउ कर दी। कॉन्ट्रैक्ट लेबर तो नहीं रख सकते आप, लेकिन आप आउटसोर्स कर दिए, हम काम खुद नहीं करेंगे, किसी दूसरी एजेंसी से करवाएंगे, वो आउटसोर्सिंग होती है। जैसे आपकी जो एटीएम होते हैं उसमें गार्ड लगाए जाते हैं, वो आउटसोर्स रहते हैं, वो बैंक के एम्प्लॉय नहीं है, वो आउटसोर्स हैं। मतलब हमने किसी दूसरी एजेंसी को कह रखा है कि हमारे एटीएम को रखाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, कैश लोड करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होती है। ऑन साइट एटीएम नहीं, जो ऑफ साइट एटीएम होते हैं, जो आपकी ब्रांच से दूर एटीएम होते हैं, वहाँ कैश कौन भरता है? एक एजेंसी भरती है। तो वो क्या हो रहा है? आउटसोर्सिंग के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? आउटसोर्सिंग के थ्रू। तो नॉन कोर एक्टिविटी में आउटसोर्सिंग अलाउ कर दी गई। स्वीपिंग, डस्टिंग यानी झाड़ू पोछा कटका, इन सब कामों के लिए अलाउ कर दिया है आरबीआई ने, लेकिन आउटसोर्सिंग अलाउ की है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो ये एक एक्ट हमने फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा देखा। लेजिस्लेशन ऑन वर्किंग कंडीशन में हम 4 एक्ट देखने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एवोल्यूशन एक्ट 1970, बॉम्बे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1948, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एवोल्यूशन एक्ट 1970 क्या कहता है कि एक्ट में बात की गई है कि हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एबोलिश कर देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन अगर नहीं खत्म कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखना जरूरी है, तो उसको रेगुलेट करके रखना जरूरी होगा। मेन फीचर की अगर बात करें, अगर 20 या उससे अधिक वर्कर आपके यहाँ एम्प्लॉय नौकरी कर रहे हैं या कर रहे थे पिछले 12 महीनों में, तो उस जगह उस पर उन कंपनियों पर, उस फर्म पर, उस एस्टेब्लिशमेंट पर ये एक्ट जरूर से जरूर लागू होता है। महाराष्ट्र सरकार ने इसको जो है 50 लोगों को कर रखा है, 20 की जगह 50 लोगों को कर रखा है। हर एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो होता है, ठीक है, उसके लिए जरूरी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अपने आप को रजिस्टर करवाए इस एक्ट के तहत, और जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके लिए जरूरी है कि वो लाइसेंस ले ले इस एक्ट के तहत। अगर किसी वजह से प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है या वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाता है, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखने की परमिशन नहीं होती है। जो मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार यदि चाहे तो किसी कंपनी को मना भी कर सकती है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं रख सकते। किस आधार पर? कि वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, जो उनको बेनिफिट दिए जा रहे हैं वो अच्छे नहीं है, तो मत रखिए। उसके बाद में जो वर्क है वो किसी परमानेंट वर्कर द्वारा किया जा सकता है या इंसिडेंटल नेचर का है, तो वहाँ पर
नहीं रखना है। इंसिडेंटल मतलब आपका वही हो गया कि अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाए उस टाइप का है कि मतलब फैक्ट्री में पता चले परमानेंट वर्कर नहीं रखे हो, टेम्पोरेरी वर्कर रखे हो, किसी वजह से एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, तो तुम तो कुछ पैसे दोगे नहीं, तो यहाँ पर भी मना कर सकती है। वर्क लगातार होने वाला वर्क है या सफिशिएंट ड्यूरेशन का वर्क है, तो उस केस में भी हमें सरकार कहती है कि भाई जो है तुम टेम्पोरेरी वर्कर मत रखो, जो वर्क है ऐसा तो नहीं रेगुलर वर्कमैन द्वारा किया जाना चाहिए, तो उस जगह पर भी मना कर देता है। कॉन्ट्रैक्टर को कहा गया कि तुम्हें कुछ सुविधाएं देनी पड़ेंगी। अगर 100 या उससे ज़्यादा वर्कर तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर रखे हुए हैं तो तुम्हें जो है क्या करना पड़ेगा, आपको कैंटीन देनी पड़ेगी। अगर रात में रुकने के लिए कह रहे हो तो रेस्ट रूम देना पड़ेगा, उनके पीने के लिए साफ पानी और साफ सफाई के लिए बाथरूम वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। फर्स्ट एड बॉक्स भी, अगर छोटी मोटी चोट लग जाए तो उसके लिए पट्टी वगैरह करने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्टर ये सारी फैसिलिटी नहीं देता है तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा, जो कंपनी होगी जिसके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रहे हैं, उनको ये सुविधाएं देनी पड़ेंगी। पेमेंट भी टाइम टू टाइम कर दी जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 के तहत। अगर मान लो कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट नहीं करता है तो जिम्मेदारी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के ऊपर आएगी कि भाई तुम जो है पेमेंट करोगे। 6 दिसंबर 1976 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैंकों में मना कर दिया कि हाँ आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं रख सकते। कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोहिबिटेड है एम्प्लॉयमेंट के लिए बैंकों में, यानी खास करके स्वीपिंग, डस्टिंग और वॉचिंग ऑफ बिल्डिंग वगैरह के लिए आपको मना कर दिया गया है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नॉन कोर एक्टिविटीज़ के लिए बैंकों को अलाउ कर दिया कि चलो कोई नहीं, तुम आउटसोर्स कर सकते हो, तुम कॉन्ट्रैक्ट लेबर मत रखो लेकिन इसको आउटसोर्स कर दो, किसी दूसरे को दे दो, वो तुम्हारा जो है झाड़ू पोछा ये सारी चीज़ें देखेगा। ठीक है फ्रेंड, तो बस फ्रेंड्स यहीं पर ही हमारी ये पूरी लेक्चर खत्म हो जाता है। होप है फ्रेंड्स ये आपको थोड़ा समझ में आएगा, पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।